जय हिंद साथियों, कोशिका पार्ट 2 में हमने सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देख लेते हैं अंतःपद्यवी जालिका क्या होती है। अंतःपद्यवी जालिका क्या होती है? यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। यह क्या करती है? कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है, अर्थात इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ये कोशिका को एक ढांचा प्रदान करती है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर में ढांचा कौन बनाता है? हड्डियां बनाती है। हमारे शरीर का कंकाल क्या होता है? हड्डियां होती हैं, जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है और हमें उठने में, बैठने में, हर चीज़ में ढांचा है जो हमें मदद करता है। हड्डियों की सहायता से जो ढांचा बना है, इस ढांचे में पूरा शरीर बना है, ठीक। तो इससे हमें उठने में, चलने में, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका में जो अंतःद्रव्यीय जालिका होती है, ये ढांचे का निर्माण करती है, यानी कि ये आंतरिक कंकाल इसे कहते हैं। इसके बाद में ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाता है। क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाता है। यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? चिकना होता है। क्या होता है? बहुत चिकना होता है, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। उसके बाद में आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह क्या करता है? यह प्रोटीन्स का निर्माण करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या है? आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन का निर्माण करता क्यों है? चलिए इसे आगे देखते हैं। देखिए, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वसा का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। और ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जो खुदरी, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये राइबोसोम होते हैं। ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसी के कारण से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी होती है, इसीलिए इसे खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। सोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह प्रोटीन का निर्माण करता है और इस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसी और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, ठीक। लेकिन ये करता कौन है? राइबोसोम करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पाया कहाँ जाता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के ऊपर पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ये क्या होता है? कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? राइबोसोम होता है। क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक। इतना बात आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम, 80 प्रकार के राइबोसोम। कौन कौन से? 70 प्रकार के राइबोसोम और 80 प्रकार के राइबोसोम। 70 प्रकार के राइबोसोम यह छोटा होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये क्या होता है? ये छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो 80 प्रकार का राइबोसोम होता है, ये बड़ा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में आगे इसके बाद वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे आप इसको अभी समझ लीजिए कि जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो जीव हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए कोशिका है, ठीक, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर वाली ये जो झिल्ली होती है, न्यूक्लियस के ऊपर वाली ये जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली है न्यूक्लियस के ऊपर वाली, इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। या इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारे शरीर में, ठीक, हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग करता है। ठीक, हमारे बॉडी को कंट्रोल हमारा दिमाग करता है। ठीक हो, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को, कोशिका के अंगों को नियंत्रित कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। देखिए एक केंद्रक क्या करता है, जो कोशिका के सभी अंग हैं उस पर अपना नियंत्रण बनाता है। ठीक, जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेगा कि आप ऊर्जा बनाओ। ठीक, सेंट्रोसोम को क्या कहेगा, आप कोशिका विभाजन करो। ठीक, वाइकुल्स को क्या कहेगा, आप पानी संचित करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, वसा बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक, इसी प्रकार से सभी कोशिकाओं पे वो नियंत्रण रखता है। ठीक, इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अब इस केंद्रक में 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 80% तो पूरे प्रोटीन पाए जाते हैं, और 10% डीएनए। 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है, और जो शेष 10% है उसमें अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं लाइसोसोम। क्या देख लेते हैं, लाइसोसोम को देख लेते हैं। लाइसोसोम, इसकी खोज डी दुबे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसके अंदर जब जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यदि कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है, यदि कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। मान लीजिए अगर कोई कोशिका कार्य नहीं करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा बनाना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो जल अपघटक एंजाइम है उसके ऊपर छिड़क देगा। क्या कर देगा, उसके ऊपर डाल देगा, और उस माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, वहीं पे नष्ट हो जाएगा। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जो जब कोई कोशिका कार्य नहीं करती है, कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है, तो यह उसे उस पर यही जल अपघटक एंजाइम फेंक देता है, और वो उसी वहीं पे नष्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह खुद ही फट जाता है। यह क्या करता है, खुद ही अपने आप को फाड़ देता है, खुद ही फट जाता है। और क्या होता है, जब ये फट जाता है तो पूरा जल अपघटक एंजाइम जो है पूरे कोशिका के अंदर फैल जाता है, और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या आइटम बम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पूरी कोशिका के अंदर सभी अंग कार्य नहीं करती हैं तो यह अपने आप को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, और जल अपघटन करने पूरे कोशिका में फैल जाता है, जिससे उस पूरे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये होता है लाइसोसोम। ये क्या होता है, लाइसोसोम। ये पूरी कोशिका है। ठीक, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, और सभी अंग हैं। तो ये
लाइसोसोम है। ये क्या है लाइसोसोम? यहाँ पे आपको हरे हरे बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, यही होता है लाइसोसोम। ये जो हरा वाला बिंदु छोटे छोटे गोले दिखाई रहे हैं, यही लाइसोसोम्स होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है? ये क्या है? लाइसोसोम। मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से नहीं कार्य कर रहा है तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम इसके ऊपर छिड़क देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पे मर जाएगा। मान लिया सेंट्रोसोम ठीक से कार्य नहीं करेगा, ये उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देगा, फेंक देगा जल अपघटक एंजाइम, ये वहीं पर मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर पूरी की पूरी अंग नहीं कार्य करेंगे, ये सारे के सारे अंग नहीं कार्य करना बंद कर देंगे, पूरे अंग कार्य करना बंद कर देंगे, तो ये क्या करेगा? खुद को ही फाड़ देगा। क्या कर लेगा? खुद को ही फाड़ लेगा और पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखिए। लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और जब ये आरबीसी की कोशिकाएं मर जाती हैं तो वो क्या कहाँ चली जाती हैं? प्लीहा यानी कि तिल्ली में चली जाती हैं। उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जो कि उसे सड़ा गला सके, मतलब जो कि उसे नष्ट कर सके, उसकी कोशिकाओं को, जो मर जाए। इसीलिए आरबीसी की कोशिकाएं जब मरती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं? प्लीहा यानी कि तिल्ली में चली जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। चलिए, जीव द्रव्य से इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह तरल गाढ़ा पदार्थ, ये क्या होता है? तरल यानी कि द्रव अवस्था में तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। और ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर पाई जाती हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर पाई जाती हैं। इसे देखिए, पूरी कोशिका है। ठीक, ये पूरी कोशिका है। अब इसी कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब ये जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। अब एक कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य क्या होता है? देखिए, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक, कोशिका के अंदर तो जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो न्यूक्लियस, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर ये जो द्रव पाया जाएगा इसे केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। और जो कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं जीव द्रव्य। उसे कहते हैं जीव द्रव्य। आप आसान भाषा में समझ लिए, जैसे ये पूरी एक कोशिका है। ठीक, ये पूरी एक कोशिका है। और सबसे ऊपरी भाग क्या होता है कोशिका का? कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या है? सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? केंद्रक है। ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के ऊपर, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के ये वाला भाग यानी कि ये वाला जितना है, इसे छोड़कर ये वाला जितना है, इसमें जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसी को कहते हैं जीव द्रव्य। उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या है। ये पूरी कोशिका है। कोशिका के ऊपर ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और इस कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आई कि नहीं, कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।